बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तमाम बातें सामने रोज आ रही हैं, इस पे चर्चा हो रही है, इस पे गौर किया जा रहा है। एक बड़ी खबर यहाँ पे जयदीप साहब ने एक तज्जिया पेश किया है कि कल सुप्रीम लीडर खामनाई जी की तकरीर के बाद मुझे लगता है कि ईरान परमाणु शक्ति या तो बन चुका है या 2-4 दिन में बन जाएगा। ये उन्होंने कहा कि ये हम आकलन लगा रहे हैं, कंफर्म नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है। ये आप देखिए। इसके अलावा यहाँ पे कहा है अच्छा, ये नूर साहब ने दिया है, फ्रीडम फ्लोटिला पर इजराइल ने रात भर 13 हमले किए और फ्लोटिला के लोगों ने कहा कि हम किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ये कारवां कल तक गादा पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आज इटली ने जो है एक नेवी फोर्स भेजी है उनकी हिफाजत के लिए। और भी मांगा गया है। आज एक लड़की का वीडियो जो गादा की है, उसने इन्हें अर्दोगान से मदद मांगी है कि आप तो आइए मदद के लिए। छोटी सी बच्ची है जो लेटर पढ़ रही है। कैप्टन साहब, ये तमाम बातें हैं, लेकिन मैं आपसे वॉर और उस पर बात करूंगा कि स्पेन ने आज जो डील कैंसिल की है, जो असलहों की, हथियारों की डील जो इजराइल से कैंसिल की है, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी डील थी। और आज मिस्र ने भी कहा है कि अगर गदा का मसला आप हल नहीं करते तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे, हम आपके साथ फिर डील नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू कैप्टन साहब। हाँ डॉक्टर रिजवी, ऐसा है कि स्पेन और यूरोप के कई देशों ने अब ये कहा है कि वह अब इजराइल को कोई हथियार नहीं बेचेंगे। सब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्पेन और यूरोप के कई देशों में, खासतौर से भूमध्य सागर के साथ जो लगे देश हैं, उनके यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है कि कोई भी दुनिया का पानी का जहाज या हवाई जहाज अगर कोई हथियार लेकर इजराइल की तरफ जा रहा होगा सप्लाई करने के लिए, तो उस पानी के जहाज को वो अपने बंदरगाहों पर नहीं आने देंगे। इससे इजराइल को कुछ परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उसमें इमोशंस और भावनाएं कम हैं, और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। देखिए, इजराइल शुरुआती दौर में ऐसा दौर था जब इजराइल हर रोज गजा पर करीबन 100 बॉम्ब्स गिरा रहा था। मैं पूरे गजा पट्टी की बात कर रहा हूँ, गजा, खान यूनिस, रफा। इजराइल हर रोज करीबन 100 बॉम्ब्स गिरा रहा था। अभी पिछले एक हफ्ते से इजराइल गजा पर करीबन 20 बॉम्ब्स हर रोज गिरा रहा है। तो अगर स्पेन और यूरोप के देश इजराइल में हथियार भेजना बंद कर देंगे, इजराइल को फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वह हर रोज 20 बॉम्ब गजा में, हमास के जो आखिरी ठिकाने बचे हैं जबालिया के आसपास, उस पर ना गिरा पाए। इजराइल की आईडीएफ को रफा पे कोई बॉम्ब नहीं गिराने पड़ रहे, आईडीएफ को खान यूनिस पे कोई बॉम्ब नहीं गिराने पड़ रहे। तो ये कहते हैं ना, काफी देर से ये सब हथियार रोकने की कोशिश की जा रही है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। एक और चीज जो समझनी पड़ेगी कि हम सब चाहते हैं कि बमबारी बंद हो, जाहिर बात है। अब बमबारी बंद कैसे होगी? सिर्फ तब होगी जब नेतन्याहू चाहेंगे। देखिए, ये हुती रॉकेट मार रहे हैं, कुछ लोग घायल हो रहे हैं। आज भी इलेट में 20 लोग घायल हुए हैं। हमास ने भी पिछले एक हफ्ते में 2 बार रॉकेट फायर किए हैं, वो इजराइल में जाके फटे हैं। किसी भी लड़ाई में एज ए मिलिट्री मैन मैं बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी लड़ाई में 1-2 रॉकेट्स या 5-10 रॉकेट मारने से कोई जीतता नहीं है। हाँ, ये है कि वो हारते हारते, मरते मरते दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम अभी भी लड़ रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हिंदुस्तान और चीन की लड़ाई हुई थी, हमारे रणबांकुरों ने चीनी फौज के सामने
तब तक लड़ाई की। 2000 सामने चीनी फौज है और हमारे पास सिर्फ 100 जवान रणबांकुरे पोस्ट पर हैं। 100 रणबांकुरे हमारे तरफ से तब तक लड़ते रहे जब तक कि चीन की फौज ने आके उनमें से हर एक को शहीद नहीं किया। लेकिन देखिए, हम मिलिट्री वाले हैं, हम जानते हैं कि बहादुरी से लड़ना अलग बात है और लड़ाई जीतने के लिए लड़ना अलग बात है। तो हमास जो लड़ाई अभी लड़ रहा है, वो जीतने की कोशिश नहीं कर सकता। उनके पास 3000 लड़ाके बचे हैं, जो जिनके हाथ में हथियार है। ऐसे तो उनकी सपोर्ट बेस काफी है, पीछे 15,000 या 20,000 से ज्यादा हमास के सपोर्टर्स हैं। लेकिन वो कहाँ पर हैं? वो बाकी गजा पट्टी में फैले हुए हैं, वो रफा के पास खान यूनिस में हैं और उनके हाथ में हथियार नहीं है। सपोर्टर हैं, सपोर्टर थे, उनके हाथ में हथियार थे। लेकिन अब क्योंकि वहां पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है, मैं दक्षिण गजा की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने हथियार इधर उधर छुपा के अब सिविलियन बन गए। देखिए, युद्ध में मैं ये नहीं कह रहा कि हमास को हार मान लेनी चाहिए, लेकिन सही टाइम पर बातचीत के लिए राजी होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट का काम होता है। हर रोज 50 लोग मर रहे हैं, जाहिर बात मर रहे हैं। मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, मिग 23 उड़ाता था। मेरे जहाज में कभी भी जरूरत पड़ने पे मैं 4 बड़े वाले बॉम्ब, जो इजराइल अभी गिरा रहा है, लेके जा सकता था और छोटे वाले बॉम्ब में 8 लेके जा सकता था। देखिए, कोई भी लड़ाई जब आप हार रहे हैं और आपको मालूम है कि अब आपकी लड़ने की ताकत यानी असला, गोला बारूद कम हो रहा है या सप्लाई बंद हो गई है, तो डिक्लेयर करना पड़ता है कि ठीक है, बातचीत करते हैं। ये मैं पता नहीं अब दर्शकों को कैसे बताऊं, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। हमारी फौज में भी जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि लड़ाई के मौके पर कई ऐसे मौके आएंगे जब मेजर साहब के नीचे 200 जवान हैं लेकिन मरेंगे, कैप्टन साहब के पीछे नीचे 120 जवान हैं लेकिन मरने वाले हैं, लेफ्टिनेंट साहब के नीचे 35 जवान हैं, एक प्लाटून, एक सेक्शन है, लेकिन मरने वाले हैं। हम ट्रेनिंग देते हैं हमारे मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट को कि इस नाजुक मौके पे आपको 2 चीजें शायद खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा। या तो आप वहां से पीछे रिट्रीट कर जाइए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पीछे आ जाइए और अपना जो हेडक्वार्टर है उसके साथ लिंकअप कर लीजिए और एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रहिए। दूसरा तरीका हम ये ट्रेन करते हैं कि अगर आप पीछे भी नहीं आ पाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि कैप्टन साहब सारे 120 जवानों को मरवा के ही रहें। नहीं, आप जहां लड़ रहे हैं वहां तितर बितर होने की और आसपास जंगल, पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान में गायब हो जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमास के लिए आज वह मौका आ गया है। वरना मैं बताता हूं, मैं खुद फाइटर पायलट था। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं इजराइल की सपोर्ट नहीं कर रहा। नेतन्याहू को की फर्क पैंदा है? आईडीएफ जो बमबारी कर रही है वहां पे उनके जो आईडीएफ के बड़े अफसरान हैं, उनके नीचे तो 200 फाइटर विमान खड़े हैं 400 बॉम्ब लगा के। उनको की फर्क पैंदा है? 50 मारते रहेंगे रोज। आप इस चीज को उस अंदाज से देखिए। इजराइल की एयरफोर्स में 200 जहाज, 400 बॉम्ब्स, वो भी बड़े वाले बॉम्ब, 500 किलो के, जो ऊपर से गिराया तो 20 मंजिला बिल्डिंग पूरी तहस नहस हो ये तो जाती है। दुनिया भी देखती रहेगी फिर इजराइल के कैप्टन पायलट। साहब, फिर दुनिया भी देखती रहेगी, फिर तो हो गया काम। यानी दुनिया भी फिर देखती ही रहेगी, देखिए वो डॉक्टर मारते रिजवी, रहेंगे। क्योंकि आज आज मैं आपको बताऊं, 9 लाख, वहां जो गजा शहर में 9 लाख लोग हैं, अभी 9 लाख लोग। उन्होंने आज ये ऐलान किया है कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम इसे छोड़ के डॉक्टर नहीं रिजवी, जाएंगे, पर्चा फेंके चाहे डॉक्टर मार रिजवी, दें। डॉक्टर रिजवी, मैं आपकी बात से इत्मीनान रखता हूं।
मैं तो गजा के जो हमास के लड़ाके हैं, उनके जो परिवार वाले हैं या गजा के जो शहरी हैं, मैं तो उनकी हिम्मत की दाद दे रहा हूं। देखिए, भारत में भी ऐसा था। देखिए, मैं बहुत फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि राजपूतों ने कभी हार नहीं मानी। राजपूतनियां जौहर कर जाती थी, लेकिन हार नहीं मानते थे। लेकिन देखिए, अब सैकड़ों दूसरे राजा थे। जब उन्होंने देखा कि उनका सेनापति हार रहा है, उनकी फौज, मैं आज से 200 साल 300 साल पहले की बात कर रहा हूं। चल, नाम लेना उचित नहीं होगा। महाराष्ट्र में राजघरानों का नाम ले लीजिए आप। मध्य प्रदेश में राजघरानों का नाम ले लीजिए आप। आज उनके वंशज, क्योंकि उन्होंने अब आखिरी राजपूत या आखिरी क्षत्रिय तक लड़ने का जो कभी सोचा ही नहीं। उनकी औरतों ने ये कह के कि हम जौहर कर लेंगे। मैं बंगाल से आता हूं, मैं बंगाल के राजाओं की मैं बात कर रहा हूं। जब मुगलों की फौज आती थी, वो एक समय समझ जाते थे। देखिए, बहुत दुनिया तो 2 साल से देख रही है। दुनिया के कौन से मुल्क ने अपना गला कटवा कर शहीद होने का तय कर, ईरान को छोड़कर आ गए गजा के लोगों की मदद करने के लिए। गजा में हम बात कर रहे हैं, हर रोज 50 लोग मरते रहेंगे। इसराइल को, मैं देखिए, एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है, की फर्क पैदा है। घटिया बात नहीं है। मैं रियल पॉलिटिक्स की वो हर हर हफ्ते 350 मारते रहेंगे 7 दिन में। हर महीने 1500 और मार देंगे, ज्यादा मारेंगे। अब जैसे जैसे इज़राइल के पास समय आ रहा है, आपने ये यकीन करना मान लीजिए कि अब इज़राइल में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई अरब मुल्क उनको रोक नहीं रहा है। हम मिस्र की बात कर रहे हैं, सऊदी की बात कर रहे हैं, जॉर्डन की बात कर रहे हैं, सीरिया की बात कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं। पर्शियन गल्फ के कंट्री हैं। इनमें से जो 2 साल से इनमें से कोई आया नहीं है गजा के लोगों की मदद के लिए। इन्होंने एक एम्बेसी नहीं बंद की अपने यहां पर इज़राइल की। इन्होंने आज मिस्र को देख लीजिए, इतनी छलांगे मार रहा है। मैं ये बड़े गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अल-सीसी की सरकार ने क्या कर लिया फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए? सुएज कैनाल बंद कर देते 2 साल पहले। हूती ने लाल सागर में रॉकेट और मिसाइल शिप्स को रोका इज़राइल की। अल-सीसी क्या 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले लाल सागर नहीं बंद कर सकते, सुएज कैनाल नहीं बंद कर सकते थे? इन सब ने फिलिस्तीन के लोगों को उनकी मौत के लिए ढकेला है, और आज तक उनको मौत के चुंगल से निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इज़राइल एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है। अमेरिका, अगर वो आज रात की बात कर रहा हूं, इज़राइल एयरफोर्स अगर 10 जहाज भेज के 20 बॉम्ब गिराती है, आज रात ही अमेरिका से हवाई जहाज भर के 100 बॉम्ब आ जाते हैं। एक जमाना, आज से 3 महीने पहले की बात है, मैं बता रहा हूं, उससे पहले की बात है, जनवरी फरवरी मार्च की बात है। हर रोज रात को बेंगोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 5-5 C-17 ग्लोब मास्टर लैंड करते थे। C-5A स्टार लिफ्टर लैंड करते थे। एक एक जहाज में 100 बॉम्ब लाते थे, तो 5 अगर लैंड कर गए रात के 2 बजे, सुबह 4 बजे बेंगोरियन, तो 500 बॉम्ब लाया करते थे। तो इज़राइल क्या दिल पसीजने पर बमबारी बंद कर देगा? नहीं। ये जो आज गजा में हमास कर रही है, मैं मोटा मोटा, दर्शकगण प्लीज, जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, बुरा ना माने। ये वही मानसिकता है जो राजपूतों ने किया था कि आखिरी राजपूत तक, आखिरी क्षत्रिय तक लड़ेंगे, चाहे राजपूतनियों को जौहर क्यों ना करना पड़े। लेकिन अब ये तरीका क्या सही है? आज की तारीख में 2025 के सितंबर के महीने में, 24 सितंबर को, क्या वह सही सोचने का तरीका है? देखिए, हमने 1965 का जंग लड़ा है। हम जीत रहे थे, लेकिन हमने सीज फायर किया, पाकिस्तान ने भी मान लिया। 1971 का जंग है, हम जीत रहे थे, लेकिन हमने सीज फायर किया, पाकिस्तान ने मान लिया। ऑपरेशन सिंदूर, हमने पाकिस्तान को 3 दिन तक सजा दी,
शायद हम जीत भी रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमने सीज फायर किया, पाकिस्तान ने मान लिया। तो युद्ध में जो हार रहा है, सही टाइम पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, ये बहुत बड़ी युद्ध कला है। ये बहुत बड़ी युद्ध कला है। देखिए, मेरा दिल पसीज रहा है जब मैं इसको मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं जब मैं जानता हूं कि आज रात को फिर 50 और फिलिस्तीनियों को इजराइल की एयरफोर्स मारेगी। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरे जिगर से खून के आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कल फिर से इजराइल की एयरफोर्स 200 और औरतों को, ख्वातीन को, बूढ़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को हवा से बमबारी करके गजा के अंदर मारेगी। अगर ऐसा होता कि हाँ चलो हमास जीत रहा है, उन्होंने गजा के अंदर घुसने नहीं दिया उनको। 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 35 किलोमीटर दूर पर आईडीएफ को रोक के रखा हुआ है पिछले महीनों से। और अगर ऐसा होता कि अरब मुल्क जो है कल परसों या सोमवार, अगले सोमवार तक उनके मदद के लिए अपनी एयरफोर्स, अपनी आर्मी, अपने टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां लेकर जॉर्डन कूच कर देगा इजराइल के लिए, जेरूसलम के लिए और तेल अवीव के लिए, तो बात थी। लेकिन क्या हम में से कोई जानता है, कोई यकीन भी करता, 100 में से 1% भी चांस है क्या कि जॉर्डन के किंग अपने 400 टैंक और उनकी एयरफोर्स है, 40 या 80 जहाज हैं, उसको लेकर वो पहुंच जाएंगे इजराइल पर हमला करने के लिए, अपने गजा के भाइयों को बचाने के लिए? नहीं। तो मैं अपनी डिस्कशन इससे बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए, मैं फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूं। गजा के लोग सही हैं, दिल से कहता हूं। गजा के लोगों का अपना इलाका होना चाहिए, सही बात है, दुनिया मानती है। लेकिन गजा के लोग क्या तब तक हर रोज मरते रहेंगे जब तक कि हर रोज 50 औरतें, बड़े बूढ़े हाथ पैर उड़ गए हैं? मैं मानता हूं बहुत दुख की बात है, लेकिन इजराइल को कौन रोकेगा? वो कल भी आके बमबारी करेगा, 10-20 छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर कल भी उड़ जाएंगे। वो करता रहेगा हर रोज। सितंबर क्या हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी करता रहेगा। उड़ने दो लोगों के हाथ पैर। इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। तो बातचीत करने का समय आ गया है। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बातचीत तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इनको बातचीत नहीं करनी कैप्टन साहब, इनको तो भगाना है, इनको तो फिलिस्तीन को खाली कराना है। वो चाहते हैं कि सारे समुद्र में कूद के डूब के मर जाएं। ऐसे में क्या बातचीत होगी भाई? बार बार वो बातचीत कर रहे हैं सारे पॉइंट ऑफ से। और जब आप बात कर रहे हो तो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है ट्रम्प गाजा में शीघ्र युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने बाद में जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने सोचा कि कर सकते हैं, ठीक नहीं होगा, उन्होंने फिर लिखा दोबारा कर सकता है। तो बहरहाल ये उनका अपना नजरिया। व्हाइट हाउस ने 20 दिनों के लिए इजरायली युद्ध विराम पर आधारित एक शांति योजना प्रस्तुत की, जिसके बाद हमास इजरायली बंधकों को सौंप देगा। ट्रम्प ने उक्त प्रस्ताव पर अरब देशों ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। तो ये अब आ रहा, इंडोनेशिया ने 20,000 सैनिक भेजने की बात कही है। इंडोनेशिया ने आज बहुत सख्त लहजे में बात की है और दुनिया से कहा है कि कोलंबिया ने भी बहुत नाराजगी जाहिर की है और कहा दुनिया अब जो है इकट्ठा हो और जवाब दे इजराइल को। अब बस पानी सर से ऊपर चला गया है। ये आज कोलंबिया तो कैप्टन साहब जो आप बात कह रहे हैं कि साहब 2 साल हो गए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जो है वो कभी ना कभी भरता है, ऐसा नहीं है कि भरता नहीं है। और अंत जब होता है ना तो यही होता है। हमने रामायण या महाभारत, इस तमाम चीजें जो होती हैं वो महज पढ़ने के लिए नहीं होती है कि आप पूजा पाठ करके और रख दीजिए, वो समझने के लिए भी होती है। अभी एक मौलाना कह रहे थे कुरान में करीब 1200 कहानियां हैं। कुरान मजीद में 1200 कहानियां उसमें लिखी गई हैं। तो कहानियां क्या इसलिए लिखी गई कि बस सुन के सो जाइए? मुझे मौलाना की वो बात बड़ी अच्छी लगी। कहा देखिए, माएं जो सुनाती हैं कहानियां और लोरियां, वो बच्चों को सुलाने के लिए,
लेकिन कुरान जो कहानी सुनाता है वो सोने के लिए नहीं, जगाने के लिए आपको सुनाता है कि जागिए आप, समझिए आप। और मैं एक मिसाल देता हूं, टाइम हो रहा है, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फिरोज बख्त अहमद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। देर हो गई है, लेकिन मैं एक वाकया वो वाला मैं 2 बार बयान कर चुका हूं, फिर मुझे बार बार वो वाकया याद आता है और मुझे अच्छा लगता है कि वो कहानी का हिस्सा है कि हमारे यहाँ पंडित जी थे। उन्होंने कहा, जब महाभारत आई, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और दौड़ दौड़ कर देखते थे, लाइट चली जाती थी तो ट्रैक्टर चला के और क्या क्या, बहरहाल बहुत देखते थे हम लोग। घर में पिटाई भी हो जाती थी, लेकिन संडे था होता था तो बच जाते थे कि संडे है, पढ़ लेंगे बाद में। तो लेकिन वो देख लेता तो मैं कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलता मैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो होती हैं। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि ये जो किया जा रहा है, ये इम्तिहान तो है ही है। और कैप्टन साहब आप सही कह रहे हैं, बात करने का वक्त आ गया, बारे सामने वाला भी तो करे भाई, वो भी तो करे। अब वो मतलब यही है कि साहब वहां होटल कोई आपके घर में आ जाए कि साहब हम यहाँ होटल खोलेंगे, आप चले जाइए। होता है गांव में, अभी भी होता है, गुंडागर्दी होती है। चलो खाली करो इसको। और बाकी मैं आपको बताऊं, बल्कि ऐसा भी होता है ना कि वो एक टोली भी चलती है, उनको दे दिया जाता है, इतने पैसे लीजिए, इसको खाली करवा दीजिएगा। कोई नहीं बोलता है, वो गुंडा जो है रात में जाता है, बर्तन वर्तन फेंक के गाली दे के कि तुम्हें ये कर देंगे, ये कर देंगे, सुबह तक निकल जाने यहाँ से। बेचारे वो भाग जाते हैं। अच्छा, यहां भी लोग भाग जाए तो जाए कहां? कहां जाए आप बताइए, कहां चले जाएं? वो जाना भी चाहे तो जाए कहां? हालांकि आज जो वहां के हुक्काम का बयान आया है कि ये इन लोगों ने 9 लाख लोगों ने कहा है कि हम यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलिए चले जाएं तो जाए कहां ये बताइए आप? 9 लाख थोड़ी सी आबादी होती क्या? और 9 लाख नहीं, मैं 9 लाख सिर्फ बता रहा हूं गाजा शहर की आबादी, वहां पे जो आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। बहरहाल ये एक मसला है। कैप्टन शमशाद साहब है, उसके बाद में आखिर में थोड़ा सा मैं कमेंट राशिद रिजवी का, और आखिर में सदारती खुतबा में फिरोज बख्श साहब से दुआइया के तौर पर कराऊंगा, क्योंकि वो दुआ के वक्त आए। मैं कैप्टन साहब को नाराज नहीं करना चाहता ज्यादा वक्त ले करके, लेकिन ये कि गुफ्तगू बड़ी अच्छी है। और आज राशिद रिजवी साहब ने भी जो है वो आज वो बहुत लग रहा है दिल से बिल्कुल और टूट के बोल रहे थे। और होता ही है, क्योंकि जब आदमी तस्वीरें देखता है, वीडियोस देखता है, हालात देखता है। कैप्टन साहब ने भी आज जो बात कही वो वाकई उनके दिल से निकल रहे थे और सही कह रहे थे। साहब वो फिर मार देंगे, फिर मार देंगे। 2 साल से तो मार ही रहे भाई, कौन आ रहा है और कौन खड़ा है? फ्लोटीला आ रहा है ठीक है, तो वो कोई लड़ने के लिए थोड़ी आ रहा है, उसको भी रोक देंगे। अभी ड्रोन है और इनके पास तो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल इजराइल, कैप्टन शमशाद आलम लिखा है, इजराइल को दुनिया खामखा बदनाम कर रहा है। गाजा में जो भी हो रहा है उसके लिए दोषी अमेरिका है। जिस दिन फिलिस्तीन देश बनेगा उसी दिन से अमेरिका की बादशाहत खत्म, इकोनॉमी आधी होगी, इसलिए अमेरिका परेशान है। ये कैप्टन शमशाद साहब ने ये बात कही। बहरहाल ये ठीक है, हर आदमी का अपना व्यू आता है। राशिद रिजवी साहब, आखिरी कमेंट के तौर पे मैं चाहूंगा कि क्या फ्लोटीला जो आ रहा है, जो इतने जहाज आ रहे हैं, पूरा काफिला आ रहा है, तो क्या उन्हें भी मार देगा और दुनिया फिर भी चुप रहेगी? उन्हें क्या होगा, क्या कैसे कैसे बनेगा? मैं राशिद रिजवी साहब आके मुमताज साहब, उस जहाज पे हमला जो है इस तरीके से होगा कि नेतन्याहू खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। उस जहाज पे हमला करना नेतन्याहू का अपने आप को तबाह करना होगा। आप ये देखिए कि एक इंसान को आप बहुत चाहते हैं तो उसे गलत बात भी आपको सही लगती है। तुमको जो है पसंद, हम वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो वो दौर अब निकल चुका है कि इजराइल जो कहे सब मान जाएं। अब इजराइल में कमियां लोगों को नजर आने लगी हैं। अब इजराइल का फन भी, इजराइल का हुनर भी लोगों को ऐब नजर आएगा।
अब आप एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर हम फिलिस्तीन को एक आजाद देश का दर्जा दे भी देते हैं तो सवाल यह है कि क्या इजराइल हमला नहीं करेगा? क्या सीरिया आजाद देश नहीं था? क्या इराक आजाद देश नहीं था? क्या ईरान आजाद देश नहीं था? वो भी तो एक राष्ट्र है ना। हमला तो उस पर भी किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमला नहीं करेगा, वो हमला तब भी करेगा क्योंकि लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। इतनी लंबी लड़ाई हमास के खिलाफ इसलिए चल गई कि सामने कोई देश नहीं था। ईरान के साथ सीज फायर इसलिए हो गया 12 दिन में कि वो एक देश था और उसने दबा के मारा। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ के गद्दारों को जब ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया, फांसी देना शुरू किया, तो ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाने लगे कि ईरान के अंदर फांसी का बहुत तेज वो चल रहा है जो मानवता के हिसाब से गलत है। अब तक 650 लोगों को फांसी दे दिया। जिनको फांसी दिया वो सब मोसाद के एजेंट थे। अब तक 650 लोगों को फांसी दे दिया। इस बात पर ह्यूमन राइट्स उछल रहा है, विलाप कर रहा है। लाखों लोग गाजा में मर गए लेकिन ये खामोश बैठे रहे, ये मौन रहे। रोजाना गाजा में मरते ये खामोश रहते हैं। अभी अमेरिका की आपको मैं एक नई चाल और बताता हूं। अमेरिका का एम्बेसडर जो टर्की में है वो लेबनान को भी देखता है। उसने स्टेटमेंट दिया कि हमने, अमेरिका ने हथियार दिए हैं लेबनान की आर्मी को जो सुन्नी है, और भी हथियार देगा ताकि वो जो हिजबुल्लाह के शिया हैं उनके हथियार रखवा सके। तो ये स्टेटमेंट देना समझ में आता है कि तुम अब नीचता की स्तर पर उतर रहे हो, तुम्हारा ग्राफ अब गिर रहा है, तो इसलिए तुम अब अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर सुन्नी शिया लेके आ गए हो। हमको तो अफसोस लगता है जब ट्रम्प ने बैठक बुलाई अरब देशों की और ईरान को उसमें नहीं पूछा, तो इनको बोलना चाहिए था नहीं, हमारी कंडीशन ये है कि इस बैठक में ईरान भी होना चाहिए। लेकिन सब खामोश थे। जैसे गए, साहब ने आदेश दिया। हमने आपसे 10 दिन पहले कहा था कि जिस दिन साहब पुचकारे के दरबारी भागते हुए जाएंगे। दरबारी पहुंच गए, अभी इतनी कंडीशन लगा के इनको ठंडा कर देगा कि ये एकदम खुजाते हुए चले आएंगे। लेकिन वही साहब इनका रहेगा कि फ्रांस से कहेंगे थोड़ा सा आप ऐसा कर दो, ब्रिटेन से कहेंगे थोड़ा ऐसा कर दो, सिंगापुर ने जैसे आज उसने भी, सिंगापुर ने भी आज फिलिस्तीन के लिए वादा कर लिया कि हम भी इनको राष्ट्र की वो करेंगे, इनको राष्ट्र मानेंगे। तो अब ये है कि एक देश से कहेंगे थोड़ा सा आप दबाव बना लो। इजराइल ऐसा देश है कि जो बिना मार के नहीं सुधरेगा। अगर बातों से समझना होता तो इतना कंडम हो चुका है, इतने लोगों ने कंडम कर दिया, तब उसको असर नहीं पड़ा इतने कंडम होने के बाद। तो अब आपको लगता है कि और इन लोग बात करेंगे भैया मान जाओ, वो मान जाएगा? जब तक उसके आर्मी बेस को उड़ाया नहीं जाएगा, उसके आईडीएफ के हेडक्वार्टर को तबाह नहीं किया जाएगा, नेतन्याहू के घर के आसपास मिसाइलें नहीं गिरेंगी, तब तक ये मानेगा नहीं। इस बात को आप बांध के रख लीजिए। जो हमने आपसे मुमताज भाई पहले कहा था वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता आप अभी देख रहे हैं, और जो हम आपसे आज कह रहे हैं ये आप आगे देखिएगा। मैंने परसों ही कहा था कि 15 दिन लगेगा कि इटली भी कहेगा कि हाँ हम भी देंगे समर्थन, और इटली ने आज ही अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ हम भी तो तैयार हैं, अभी वो जमीन हो जाए, पर डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल क्यों था? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। और ये खबर भी आ रही है, जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा है ईरानी मीडिया के हवाले से कि इजरायली वायु रक्षा प्रणाली को मात देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी कि हर रोज 200 से 300 ड्रोन छोड़े जाएं ताकि इजरायली को रोका जाए, इजरायली हमले को
रोका जाए उसे, वरना ये रुकने वाले नहीं है। कैप्टन साहब जो अभी आप कह रहे थे, अब वो भी पॉलिसी बना रहे हैं। और एक साहब ने और लिखा है कि अब कभी भी वो ईरान पे अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान अब अमेरिका तक मार करने वाला मिसाइल बना लिया, और अगर एक भी मिसाइल अमेरिका में गिरा तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये नाकाबिले तलाफी होगा। ये खबर आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ यमनी ड्रोन के हमले से इलाके में बिजली की कटौती हो गई है, वहां पे बिजली चली गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी है, इस तरह के बहुत सारी चीजें। लेकिन बहरहाल राशिद जी, लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन बाधित नहीं हुई है, हिजबुल्लाह की वो चालू है। ये खबर भी आई है, और ये जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने दिया है कि वो जो है चालू है, ऐसा नहीं है कि बाधित है। अभी हमारे पास जो व्यूअर देखने वाले 786 हैं, 786, काफी देर से 786 लग रहा है लोग, अच्छा चलो 801 हो गए, 786 टिके हुए थे, 801 हो गए। फिर बहरहाल मैं यही कब से देख रहा था, तो 786 पे आगे रुकते, फिर 801 हो गए। बहरहाल मैं आखिर में दुआइया कलमात के लिए, तो अगर हिजबुल्लाह की लाइन चालू है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है। कल मैं इस पे कैप्टन साहब से जरूर बात करूंगा और अपडेट दूंगा। बहरहाल यहाँ पे एक और IRIB ईरान चैनल ने विस्तृत चित्र द्वारा इसराइल के बारे में एकत्रित की गई कुछ संवेदनशील खुफिया जानकारी का खुलासा किया है। बड़ी बड़ी खबरें बहरहाल आ रही। आखिर में ब्रेकिंग आई एक और, देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग IRIB जो खुफिया जानकारी टीवी क्या है पर प्रसारित, टीवी पर प्रसारित कर रहा है, वो न्यूक्लियर की जानकारी है। इसे बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है। इजराइल के न्यूक्लियर के सिलसिले में ये जानकारी दी जा रही। जयदीप साहब ने ये अपडेट की है, भी और खबरें आएंगी और ये तो चलता ही रहेगा। बहरहाल मैं आखिर में दुआइया कलमात के लिए, बहुत टाइम हो गया है, फिरोज बख्ताब क्या कहेंगे आखिर में जो सूरत हाल दिखाई दे रही है? देखिए, मैं बहुत गौर से सुन रहा था कैप्टन साहब को, और उनकी बातों में रीजनिंग भी है और तथ्य भी है। उन्होंने देखिए 2 बातें कही। हम लोग फौजी नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकल फौजी हैं, ठीक है, प्रैक्टिसिंग फौजी भी रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जहां अगर कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो उनका जो जनरल है वो कुछ चीज़ें उनको करने को कहता है। पहली बात, वो उसको फॉलो करते हैं कि तुम अपने को बचाओ, फिर अगर मरने वाली बात हो तो तुम, मतलब ये है कि मार के मारो, जो भी कुछ है वो इस तरह का होता है। तो पहला तो होता है अपने को बचाओ जिस तरीके से, और दुश्मन को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो उसको पहुंचा दो। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि अच्छा देखिए, जहां तक हमास का ताल्लुक है, हमास फौज तो है नहीं, उसके इस तरह के कैप्टन तो है नहीं जैसे हमारे कप्तान साहब बैठे हैं या कोई और। वो टोटली जो भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ऑन इट्स ओन डिस्क्रेशन कर रहा है, वो सही हो या गलत हो, ठीक है। आपने भी कोई एग्जाम्पल दिया था कि वो जो है राजस्थान में भी है, और जो खवातीनें जौहर कर लेती थी अगर मर्द उनके मारे जाते थे, ये भी होता है। तो अब ये है कि मतलब जैसे कप्तान साहब के मुझे अल्फाज से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कप्तान साहब ये समझ गए हैं कि वहाँ हमास के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। चलो, अगर हमास लड़ ले और लड़ के IDF को हरा तो नहीं सकता, ये तो इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, लेकिन कुछ नुकसान भी पहुंचा ले। लेकिन चूंकि हमास एक, मैं कह सकता हूँ, ट्रेंड एक गुरिल्ला आउटफिट है, लेकिन फौज नहीं है। ये फौज जो इसराइल की IDF, ये एक मुल्क की फौज है। अब ये फैसला हमास को करना है। 2 चीजें हैं, जैसे वहां के रहने वाले हैं गाजा के, वो कहते हैं जी पर्चे गिरा दो, कुछ हो, हमने यहीं रहना है, हम यहाँ रहेंगे, जिए या मरे। वो ठीक है, अगर ये फैसला कर लिया गया है तो एक अलग चीज है। उसी तरह से अगर हमास ने भी फैसला कर लिया है
कि हमने सरेंडर नहीं करना, हमने हथियार नहीं डालने, हम जब तक जी रहे हैं, लास्ट जो हमारा हमास का सिपाही है, हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। ठीक है, उन्होंने फैसला कर लिया है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन एक कोई प्रैक्टिकलिटी की बात, कोई सेंसिबिलिटी की बात जो बता रहे हैं कप्तान साहब, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि हमास तो तैयार है सीज फायर के लिए। हमास के जब ऑफिसर कहीं जाते हैं सीज फायर के लिए, तो अमेरिका जो है इसराइल से बम्बार्डमेंट करा देता है। इसका मतलब यह है कि हमास सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका और इसराइल इन दोनों का जो गठजोड़ है, ये सीज फायर नहीं चाहते, और उसकी वजूहत सामने बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि ट्रंप जो है एक शैतानियत का खेल खेल रहे हैं कि भाई इस तरीके से उनको मतलब सोचना चाहिए कितने बच्चे मारे गए, कितने खवातीन मारी गई। और दूसरी जानिब नेतन्याहू को अपनी गद्दी का ख्याल है। भाई तुम अपनी गद्दी के लिए, अपने खेलकूद के लिए, अपने अना के लिए, अपने जो है ये समझो कि जो आपका एक ईगो है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि, मैं तो कहता हूँ एक जान भी लेना बहुत गलत है, तो लाखों जानें चली गई। तो आपने मुझसे पूछा है डॉक्टर रिजवी कि मौजूदा सूरत हाल पे आपका क्या इजहार ख्याल है। ऐसी ऐसी सूरत हाल पे हम कई दिन से बिल्कुल सेम इजहार ख्याल करते चले आ रहे हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस पे दुनिया खामोश बैठी है। और इसमें बस में एक जो राष्ट्रपति नहीं, हैं मैं ये इससे इत्तेफाक नहीं इंडोनेशिया करता के, कि दुनिया खामोश बैठी है। सुनिए मैं इत्तेफाक नहीं सुबियांतो, करता। दुनिया ऐसा तो नहीं करेगी ना कि दुनिया जो है इजराइल को मार के खत्म कर दे। नहीं नहीं, मेरे मैं ख्याल नहीं से कह रहा, नहीं देखिए ऐसा ही नहीं नहीं, होता है, देखिए दुनिया ऐसा नहीं, खामोश, हम देखिए इसको ऐसा नहीं है, मानते। मेरी बात हम सुनिए, ऐसे मेरी नहीं बात पूरी मानते होने लोग जो दीजिए। है। सुनिए सुनिए, देखिए आप इस हाँ, प्रोग्राम को कंडक्ट ये करते हैं, मतलब ये सुनिए मेरी असल बात में ये सुन उन लीजिए। लोगों की तौहीन आप है कि जो मुझे बोल मेरी रहे हैं। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उस बात सुनने के बाद जो आपको कहना है आप कहिए, मैं मेरी बात पूरी हो जाए, बस मैं आखिर में 5 सेकंड लेके, मुझे पता है मेरी बातें जो हैं थोड़ा सा अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं। ये इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, इसके राष्ट्रपति ने एक बात कही है कि हम चाहते हैं कि हम इसराइल को भी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जब करेंगे, जब इसराइल एक्सेप्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा फलस्तीन को, और हम अपने 20,000 बेटे बेटियां यानी फौजी वहां भेजने को, पीस कीपिंग फोर्सेस जो है हम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये सारी जबानी जमा खर्च हो रहा है दुनिया की तरफ से। और डॉक्टर रिजवी, अगर आप कहते हैं दुनिया खामोश नहीं बैठी, दुनिया हिली हुई है, और पूरा मतलब पूरी दुनिया को नजर आ गया गाजा में क्या हो रहा है, उससे कुछ होने बनने वाला नहीं है। हम भी वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। हम में से कौन है जाकर के पानी दे दे, एक निवाला दे दे गाजा के लोगों में? हम तैयार हैं, लेकिन हम भी नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसमें हमें ये देखना होगा कि अल्टीमेटली, देखिए हम और आप सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, करने वाले दुनिया वाले हैं, करने वाले अरब ममालिक हैं। सिर्फ एक बंदे ने किया है, वो ईरान ने किया है, बाकी सब को सांप सूंघा हुआ है। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, देखिए जो आप हुक्मरानी की सतह पे कह रहे हैं, लेकिन दुनिया आवाज नहीं उठा रही, दुनिया नहीं बोल रही है। सही है कि वो अटैक कर दें, वो कर दें, तो देखिए ऐसे तो अटैक ईरान भी नहीं कर रहा है, लेकिन हिकमत बना रहा है। और यमन देखिए कर रहा है। यमन जो है हूती, अंसारुल्लाह, लौती, हिजबुल्लाह ने भी किया, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो भाई। लेकिन ये कि अगर सारी दुनिया, तो ये वर्ल्ड नहीं वॉर छिड़ नहीं जाएगी, नहीं ये बहुत नहीं बड़ा नहीं, एक नहीं, मसला सुनिए, आप खड़ा एक हो बात जाएगा, बताइए, क्योंकि आप एक अमेरिका बात है बताइए, तो। आप एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि दुनिया, सारी दुनिया मिलके अटैक कर दे, अटैक ठीक नहीं है, वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए। अच्छा, ये रोजाना अटैक कर रहे हैं, ये रोजाना 100 लोगों को मार रहे हैं, नहीं इन्होंने लाखों लोगों नहीं को नहीं, मार दिया ये है। आपकी बात सही है। तो देखिए दुनिया चुप बैठी देखिए, रहेगी? लानत दुनिया को मलामत हो अटैक रही है करना आज चाहिए। हिंदुस्तान ने भी। देखिए हाँ, फिरोज बख्तार, देखिए ऐसा है, ये पहली बार दुनिया में लोग नहीं मारे गए, इससे पहले भी लोग मारे जाते रहे हैं। नहीं ये इस तरह से सिलसिला नहीं कुछ मारे जाते नया हैं, नहीं है। मारे जाते रहे। नहीं नहीं, पहले 75 भी साल में मारे जिस जाते रहे, तरीके मैं से आपको बता रहा फलस्तीन हूँ। में लोग मारे गए और ना, खुद ऐसे यहूदी दुनिया में मारे कहीं गए, नहीं मारे गए। थोड़ी बहुत यहूदी तारीख खुद मैंने भी मारे पढ़ी है गए अजीब बहुत। दुनिया की। मारे भाई गए, ठीक है, मारे यहूदी खुद गए, मारे यहूदी खुद गए ना, मारे गए, नहीं ठीक मारे है। गए जर्मन। जर्मन लोगों ने, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यहूदी अगर मारे गए हिटलर के नहीं जरिए नहीं, तो यहाँ मतलब पे आके अरे मैं फलस्तीनियों को मतलब मार दो। निकालने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब निकालने की जी जी बात ही जी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा होता रहा है। मैं जी मतलब तो जी जी। निकाल ही नहीं रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हाँ हूँ कि हाँ, वो ठीक जायज है। कर रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता रहा है। और आज हिंदुस्तान ने कहा, एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कि जो आलमी इदारे हैं उस पर एतमाद खत्म हो रहा है दुनिया का।
ये हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ी बात हिंदुस्तान की तरफ से कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे नहीं। बहरहाल अभी एक ये खबर आई है कि यूरोपीय देशों ने फ्रीडम फ्लोटिला की हिफाजत करने को कहा है कि उनकी हिफाजत की जाएगी। इसके अलावा अभी ईरान ने जैसा कहा कि हम जो है ड्रोन के अलावा, और धीरे धीरे देखिए यही होता है कि धीरे धीरे ट्रैक चेंज होता है। और जब ट्रेन भी मैंने बताया था कि जब ट्रैक चेंज करता है, ट्रेन धीमी भी होती है और शोर भी होता है। ट्रैक चेंज होगा, आप देखिएगा। और 7 अक्टूबर 2023 को ये आप नोट कर लीजिएगा, ये मिडिल ईस्ट का टर्निंग पॉइंट था और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अमेरिका भले ही सोचे कि हम जो है अमेरिका का जवाल ये तय है, ये मैं आपको बता रहा हूं, और हो चुका है। ये चिराग कहते हैं ना कि जब बुझता है चिराग तो फड़फड़ाता बहुत है, तो ये फड़फड़ाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी G7 ने भी आवाज उठा दी है कि गजा को रोका जाए। ये कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नहीं, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, आपने कर लीजिए, अब तो बहुत अहम कैप्टन साहब बातें ने, आप कही। कर लीजिए। अब बस कैप्टन एक साहब नहीं टिप्पणी, तो एक आप कर टिप्पणी। लीजिए। नहीं, मैंने बस एक उनसे माफी टिप्पणी। की कि आप लीव कर लें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझसे मैंने करा कैप्टन देते, साहब से इतनी गुजारिश कर मेहनत ली से थी। लगे हुए बेचारे, उनसे करा देते आप। खैर चलिए, कोई बात नहीं। मैं बस देखिए एक ही टिप्पणी करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई वो तो दुनिया का 7 अक्टूबर को, खैर जो भी है, बदला एक। देखिए नई तारीख लिखी जाएगी, आने वाले 50 सालों में नई तारीख लिखी जाएगी फलस्तीन की। और आप सही कह रहे हैं, बट एट अ वेरी बिग कॉस्ट। कितनी कुर्बानियों के, लाखों 6-7 लाख लोग मारे गए हैं। मैं तो 6-7 लाख मानता हूँ। कोई 1 लाख कह रहा है, कोई 4 लाख कह रहा है। ये सही खबरें नहीं आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, चाहे कितनी भी कुर्बानियां हो, नई तारीख लिखी जाएगी। और फलस्तीन जो है, चाहे 10 साल में या 20 साल में, एक अच्छा बहुत खूबसूरत मुल्क बनकर निकलेगा। लेकिन अफसोस की ये बात है, इतनी कुर्बानियों के बाद। ठीक है, ऐसी खुदा की मर्जी है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। वही वही चीज है कि कुर्बानी होती है और बड़ा नुकसान भी होता है, सारी चीजें हैं। बहरहाल जो भी होगा, हम लोग हैं, अब अपडेट कर रहे हैं। हम तो अच्छा ही चाहते हैं, हम किसी के ये नहीं चाहते कि कहीं कोई मारा जाए। और आप जो कह रहे हैं कि साहब हम लोग क्या कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन हम लोग इतने नाउम्मीद भी ना हो जाए कि साहब कोई नहीं बोल रहा है। अगर एक भी बोल रहा है, हम तो वो लोग हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए परिंदा जब उड़ा था चोच पानी लेके, हम उसे भी याद करते हैं। तो कम से कम जो फ्लोटिला के लोग जा रहे हैं, या जो यूरोपीय कंट्री, अभी राशिद रिजवी साहब ने बात कही कि सलूट तो करना चाहिए यूरोपीय कंट्री के मुमालिक को, कि जिन्होंने एक फैसला लिया। स्पेन ने, तमाम यूरोपीय कंट्रीज ने आज असलहे का सौदा बंद कर दिया। बहुत बड़ा लॉस है ये, बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। आप स्ट्रेटेजिक तौर पे और सिफारती एतबार से इजराइल बहुत लॉस में है, मैं आपको बता रहा हूं। भाई इनके पास तो सिवाय जान के अलावा कुछ था नहीं ना। भाई गजा वालों के पास क्या था सिवाय जान के, और जान वैसे भी जाती। इनको ये करना ही था, इनका प्रोजेक्ट कोई नया तो नहीं था ना कि ये 7 अक्टूबर को प्रोजेक्ट बनाए कि यहाँ होटल बनाएंगे, यहाँ ऐसा करेंगे, बेनगुरियन कनाल बनाएंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि 7 अक्टूबर, या ये जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा, ये कोई 7 अक्टूबर के बाद बना है क्या? नहीं बना। तो क्या है ग्रेटर इजराइल? नक्शे तो उनके है ना ये। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये होना ही था और ये होता। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा बहुत देर हो गई, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन राशिद रिजवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिरोज बख्श साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बातें हुई। और कल फिर इंशाल्लाह हम कुछ अपडेट के साथ हाजिर होंगे, और बाकी खबरें हम जो है देते रहते हैं, वो भी आप देखिए। और मैं तमाम नाजरीन से ये भी कहूंगा कि हम हिंदुस्तान के मसाइल पर भी कुछ स्टोरीज करते हैं, तो वो भी आप जरूर उसे देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।